यूट्यूब चैनल जो हमने इस कोर्स स्टार्ट किया था यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस के लिए, जिसमें हम प्री और मेंस का पूरा कवर करने वाले हैं। उसकी कल पहली क्लास हुई थी, जिसमें हमने कल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, प्री और मेंस दोनों का। उसमें हमने यूपी स्पेशल और एमपी स्पेशल दोनों का भी डिस्कस किया था, मतलब यूपी की प्री और एमपी की प्री और यूपी का मेंस और एमपी के मेंस का सिलेबस दोनों डिस्कस किया था अलग अलग। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी के नाम से। उसकी आज सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान। हम बेसिक की पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो कि हम आगे पूरा अपना संविधान जब पढ़ेंगे तो जिन जिन शब्दों का उपयोग होता है, ताकि हमें आगे उनमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा भारत की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को आप इंग्लिश में पॉलिटी कह देते हो, है ना। पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स, तीन वर्ड सुनते हैं। तीनों वर्ड में अपना अपना एक डिफरेंस होता है जिसको हम आज समझेंगे कि डिफरेंस क्या है। पॉलिटी जिसे हम राज्य व्यवस्था भी कहते हैं हिंदी में। पॉलिटी शब्द पॉलिस से मिलकर बना है, जिसका यूनान के समय ये वर्ड की उत्पत्ति हुई थी। अरस्तु ने इस वर्ड की उत्पत्ति की थी पॉलिस शब्द की। पॉलिस शब्द मिलकर बना है नगर राज्य या शहर राज्य की संकल्पना से। ठीक है। पॉलिस का मतलब है कि एक राज्य, नगर राज्य, शहर राज्य। ये इसकी उत्पत्ति यूनान में हुई थी और इसकी उत्पत्ति अरस्तु द्वारा की गई है। ठीक है। यहाँ पे आपने पॉलिटी का मतलब समझा कि पॉलिटी की उत्पत्ति, के वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई पॉलिस शब्द से। जिसका अर्थ क्या है, नगर राज्य या फिर शहर राज्य। यहाँ मेंशन नहीं है पर आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि शहर राज्य। ठीक है। यहाँ राज्य से क्या मतलब है, आप राज्य वर्ड सुनते होंगे कि राज्य की मतलब क्या है, राज्य से आप क्या समझते हैं। राज्य होने के लिए किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह को आप राज्य तब कहते हो जब उसके पास चार चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ठीक है। चार चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तीनों चारों का मतलब समझते हैं। चारों अपनी अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है, किसी एक के ना होते हुए भी हम उस इकाई को राज्य का नाम नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले अगर राज्य शब्द की शुरुआत हुई होगी तो हम ये संकल्पना करके चलते हैं। मान लीजिए कुछ लोग हुआ करते होंगे पहले, जिन्हें हमने जनसंख्या का नाम दे दिया। पहले भारत जैसे 135 करोड़ तो जनसंख्या नहीं होगी। मान लीजिए पहले 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग हुए उनको हम जनसंख्या मान रहे हैं। उन्होंने अपने आप को जनसंख्या माना। वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसे हमने भूभाग कह दिया। उस जनसंख्या ने अपनी प्रजातियों की उत्पत्ति के द्वारा उस प्रजाति का विकास किया, तो वो जनसंख्या बहुत बड़े स्तर पर विकसित हो गई। जनसंख्या जिस एरिया में रह रही है उसे हमने भूभाग मान लिया। अब कोई भी लोग रहते हैं तो बिना किसी व्यवस्था के जो लोग हैं आपस में अराजक हो जाते हैं। तो उनको चलाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण होता है, जिस व्यवस्था को हम सरकार कहते हैं। सरकार जनसंख्या, किसी भूभाग में रह रही जनसंख्या को चलाने के लिए जिस इकाई का नाम होता है उसे सरकार कहा जाता है। सरकार स्वतंत्र है कि नहीं है उसका अर्थ है संप्रभुता। मतलब सरकार अपने आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और संप्रभु है। उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। मतलब उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। अगर हम इसे अंग्रेजी शासन के समय की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारी देशी रियासतें थी। उनके पास जनसंख्या भी थी अपनी, अपना भूभाग भी था, सरकारें भी थी, राजा थे, चाहे कैसी भी सरकार थी, वो राजतंत्र था। पर राजतंत्र में भी सरकार काम करती है, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ चलाने वाली इकाई को हम सरकार कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, क्या है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र। पर राज कुछ तो सरकार की इकाई थी ना। चलो, तीनों चीज़ की वो क्लियरिटी थी कि जनसंख्या भी थी, भूभाग भी थी, सरकार भी थी। लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता उन्होंने अंग्रेजों के हाथ में थमा रखी थी। तो उसको हम राज्य की संकल्पना नहीं कह सकते। देशी रियासतें राज्य नहीं कहलाती थी, क्योंकि उनको अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। वो अंग्रेजों के हाथ में उन्होंने सौंप दिया था। ठीक है। अब आप राज्य समझ गए होंगे। राज्य होने के लिए इन चार तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन तीनों चारों में से किसी एक के भी हटते ही वह इकाई राज्य नहीं कहलाती है। चारों के होने पर ही हम किसी को राज्य, इकाई को राज्य कहते हैं। आप अपने आसपास अब जो जितने भी इस दुनिया में, विश्व में देश हैं, सबके पास ये चारों चीज़ की उपलब्धता आपको मिलेगी। भारत में जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, सरकार भी काम करती है और संप्रभुता भी है। पाकिस्तान में जाएंगे सेम यही प्रोसेस है। चाइना में जाएंगे आप कहेंगे सरकार तो वहाँ राजतंत्र की तरह एक ही व्यक्ति का शासन है, पर सरकार तो है ही। वो भी, उसके पास संप्रभुता भी है। वो अपने भाई और आंतरिक निर्णय, उसको किस देश के साथ अपनी रिश्ता रखना है, नहीं रखना है, उसको कौन सी नीति का पालन करना है, कौन सी नीति का पालन नहीं करना है, वो उस देश की सरकार ही तय करती है, ना कि किसी और देश की सरकार। तो उसी को हम राज्य कहते हैं। चाइना भी एक राज्य है। राज्य का मतलब कोई राजस्थान, यूपी, एमपी किसे नहीं होता है। राज्य एक बहुत बड़ी संकल्पना होती है।
उस संकल्पना को देश के आधार पर नापा जाता है। इसलिए राज्य की संकल्पना एक बहुत बड़ी संकल्पना है जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता जैसे 4 तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए राज्य होने के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पॉलिटी नगर या राज्य की संकल्पना से बना है। अब इन राज्य की संकल्पना को जिस व्यवस्था से हम काम करते हैं, मतलब राज्य जिस व्यवस्था के अनुसार काम करता है, उसे हम राज व्यवस्था कहते हैं। पॉलिटी का मतलब ये है कि राज्य में कौन कौन सी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे कि कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और वो किस तरीके से काम कर रही है, मतलब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या संघात्मक है, क्या है, तो वो कौन सी व्यवस्था से चल रहा है, वो पॉलिटी है। ठीक है, अब आप कहेंगे संविधान, तो सब चीज़ संविधान में मेंशन है, तो इस व्यवस्था को चलने के लिए जो नियम और कायदे कानून लिखे हैं वो संविधान में लिखे गए हैं। राज व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून दस्तावेज जो भी लिखा गया है वो सभी संविधान में लिखा गया है। ठीक है, राज्य व्यवस्था क्या है? किसी राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए जो नियम, सॉरी, राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए जो भी आप पढ़ते हो वो राज्य व्यवस्था में आता है। राजनीतिक विज्ञान, अब उसमें कौन सी प्रणाली यूज होनी चाहिए, कौन सी प्रणाली यूज नहीं होनी चाहिए, वो सभी राजनीतिक विज्ञान में विचारकों द्वारा लिख दिया जाता है। जैसे कि संसदात्मक प्रणाली है क्या, वो राजनीतिक विज्ञान का बिंदु है। अध्यक्षात्मक प्रणाली है क्या, वो राजनीतिक विज्ञान का बिंदु है। लोकतंत्र क्या है, इसको कैसे उपयोग होता है, ये सब राजनीतिक विज्ञान है जिसमें विचारक अपने विचार लिखते हैं। राज व्यवस्था आपका जीएस का पार्ट है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान जैसे कि आप किसी मनु की संकल्पना पढ़ रहे हो, अरस्तु की पढ़ रहे हो, विवेकानंद की पढ़ रहे हो, गांधी जी के विचार पढ़ रहे हो, वो पॉलिटिकल साइंस का मुद्दा है। वो आपका ऑप्शनल का मुद्दा कहलाते हैं, वहाँ आप पॉलिटी नहीं पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, राज व्यवस्था का ही प्रैक्टिकल रूप अगर देखा जाए तो वो पॉलिटिक्स होती है। जब आप राज व्यवस्था को एक धरातल पर देखते हो तो उसे राजनीति कहते हैं। पॉलिटिक्स, जैसे हम वर्ड क्या यूज, इंग्लिश में वर्ड क्या यूज करते हैं, पॉलिटिक्स। जो व्यवस्था हमारे देश में काम कर रही है उसका धरातल पर स्वरूप राजनीति कहलाता है। संविधान अभी हमने पढ़ा कि राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो जो नियम कानून दायित्व संरचना सब चीज़ लिखी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती है, मतलब संविधान में लिखी हुई होती है। तो एक बार संविधान की परिभाषा पढ़ लेते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान सबसे ऊंचा कानून होता है। कानून बहुत सारे होते हैं, देश में बहुत सारे कानून चलते हैं। कानून परंपराएं भी हमारे कानून हैं, संविधान संशोधन भी हमारे कानून है, लेकिन और जो न्यायपालिका भी कानून बनाती है, संसद भी कानून बनाती है, लेकिन सब में सर्वोच्च कानून क्या होता है, संविधान। देखो, बहुत बेसिक चीज़ है समझने के लिए। कानून बहुत तरीके के हो सकते हैं, परंपराएं बहुत होती हैं, नियम बहुत हैं। हर किसी के घर में भी नियम होते हैं कि कौन कितने बजे आएगा, कौन कितने बजे जाएगा। आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में भी नियम कानून बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कानून किसी और जगह पे तो अप्लाई नहीं हो सकते ना। आपके घर के नियम किसी और के घर में अप्लाई नहीं होते हैं, उनका एक अपना दायरा है ना। अब कानून देश में बहुत, जैसे कि परंपरा जिसे कहते हैं कि हमारे घर में ये परंपरा है, तो ऐसे ही देश भी परंपराओं के आधार पर बहुत चलता है। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मतलब नियुक्त जब हो जा निर्वाचित हो जाता है तो नियुक्त राष्ट्रपति करता है। ये कोई वर्णित नहीं है कहीं पे भी, ये एक परंपरा है और परंपरा चली आ रही है। परंपरा सदियों से चली आ रही प्रक्रिया का एक परिणाम होती है परंपरा। जो जैसी आई आगे से उसको वैसे अपना लिया गया, उसे परंपरा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में सर्वोच्च कानून संविधान ही रहेगा। कानून कौन कौन बनाता है, संसद कानून बनाती है, क्योंकि संविधान ने संसद को ये दायित्व दिया है कि वह कानून बना सकती है। ठीक है, संसद जब कानून बनाएगी, कानून का जब एक बार, कई बार न्यायपालिका जब कानून का पुनर्वलोकन करती है न्यायपालिका, तो वो उसमें कुछ संशोधन कर देती है, कुछ तरीके से फेर बदल कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो भी एक तरीके का कानून बन जाता है। तो न्यायपालिका भी कानून बनाती है अपने न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। ठीक है, कई बार संविधान ने ये भी कहा है कि मैं, ऐसा नहीं है कि जो संविधान में लिख दिया गया वो कभी मिटेगा ही नहीं, वो संशोधित तो हो सकता है ना आर्टिकल 368 के तहत। ऐसे ही संविधान संशोधन होते हैं संविधान में लिखी गई बातों के, तो उसे भी हम कानून कहते हैं। लेकिन इन सब में सर्वोपरि क्या होता है, संविधान होता है। कानून बहुत तरीके से देश में चलते हैं, लेकिन सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा है, संविधान है। तो ये लाइन अब समझ में आई होगी, संविधान सर्वोच्च कानून है। यह लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियाद, संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, आप सेम भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान अब दो तरीके के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान।
वैसे अलिखित संविधान जैसी कोई बिल्कुल प्रॉपर प्रक्रिया कहीं नहीं मिलती है, लेकिन हम कह देते हैं अलिखित संविधान एक तरीके से। लिखित संविधान किसे कहते हैं? वर्ड से ही पता लग रहा है, जो लिखा गया हो। जो संविधान लिखा गया है उसे लिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान भी दो तरीके के हैं। जैसे अमेरिका का संविधान बहुत बड़ा नहीं हुआ है, हाँ जो ज़रूरी बातें थी वो लिख दी गई हैं। कुल 7 या 10 अनुच्छेद उसमें टोटल हैं जो उसमें लिखे गए हैं, 2 या 3 उसमें संशोधन कर दिए गए हैं, तो वो 10 हो गए हैं, 10 से 11। भारत का एक बहुत बल्कि संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत में ये कोशिश की गई है कि जितनी भी नियम प्रक्रियाएं जो भी हैं सब कुछ लिख दिया जाए और उसके अनुसार ही कार्य हो, ताकि किसी के भ्रष्ट या फिर अराजकता पैदा होने का कुछ सवाल ही ना हो। अलिखित संविधान किसे कहते हैं? जिसमें कुछ लिखा ना गया हो प्रॉपर। इसमें हम यूके के संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान को लिख देते हैं, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखा गया है। हाँ, लेकिन उसको एक जगह पे कंपाइल नहीं किया गया है। बहुत जगह पे बहुत कुछ थोड़ा 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 लिखा गया है, लेकिन उस पूरी किताब को एक संविधान का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान एक जगह बैठ के सोचा और बनाया नहीं गया है। वो विकसित हुई परंपराओं के आधार पर आया है। समय समय पर जैसे ही वो विकसित होता गया है वैसे वैसे उसका संविधान का निर्माण स्वतः होता गया है। कहते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में इतनी ताकत है, सॉरी ब्रिटेन की संसद में इतनी ताकत है, संविधान के द्वारा ही है वो ताकत भी, कि वह एक नारी को पुरुष और पुरुष को नारी करने के अलावा बाकी सब कुछ कर सकती है। तो ये तो हम जान सकते हैं कि उसके संविधान में कितनी ताकत है। कहीं ना कुछ तो ताकतवर ऐसा है ही है ना, भले ही ना लिखा गया हो। लिखा सब संविधान में जाता है, लेकिन इतना नहीं लिखा गया है अलिखित संविधान में कि उसे बिल्कुल एक जगह ये कह दिया हो कि हाँ ये ब्रिटेन का संविधान है, ये पुस्तक नहीं बनी है ऐसी। लेकिन जितने भी नियम कानून न्यायपालिका द्वारा बन के आते हैं वो कहीं ना कहीं तो लिखे ही दस्तावेजों में जाते ही हैं। ठीक है, अलिखित और लिखित संविधान दोनों की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन संविधान वो जिसमें लाइन टू लाइन सब चीज़ लिख दी गई हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। जिसको हम एक जगह कह दें कि हाँ ये यूएसए का संविधान है, ये भारत का संविधान है, ये स्विट्जरलैंड का है, ये फ्रांस का है, ये जर्मनी का है। नॉर्मल अलिखित संविधान, जैसे कि हाँ ये थोड़ा पॉइंट ना ये यूके का है, ये थोड़ा पॉइंट इस यहाँ से लिया गया है, ये थोड़ा पॉइंट ये नियम है, इस तरीके से इसको जो कह दे वो अलिखित संविधान है जो हमने यूके में देखा। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नॉर्मल बात है कि राज व्यवस्था ठीक है, राज व्यवस्था होती है, लोगों को चलने के लिए होती है, क्या है जो भी है लोगों के नियम कानून। लेकिन हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है क्यों? कुछ लोग तो देखो, अगर अगर हम मार्क्सवादी या फिर गांधी जी के विचारों पर जाए तो वो राज्य की व्यवस्था का समर्थक थे ही नहीं। उनका मानना था कि राज्य एक अराजकता का प्रतीक है। मतलब वो मनुष्यों पर दंड देने के लिए या फिर कुछ गलत करने के लिए राज्य की संकल्पना को उन्होंने सोचा उस तरीके से। उन्होंने एक बात भी कही कि प्रत्येक सदस्य को आत्मिक हम जब समाज के प्रत्येक सदस्य को आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर मिलेगा तो राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। मतलब गांधी जी बिल्कुल भी राज्य के समर्थक नहीं थे, ना राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे। उनको ये था कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी शक्ति सौंप दी जाए, हर व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल स्वयं स्वयं में आत्म संतुलन करके चले कि हाँ मैं ये गलत नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सबको अपनी अपनी आज़ादी दे दो तो वो सही तरीके से पालन करेंगे। और राजनीतिक व्यवस्था तो इंसान को अराजकता करने के लिए होती है, इंसान को परेशान करने के लिए होती है, दंड देने के लिए होती है। तो उन्होंने राज्य को एक गलत स्वरूप में देखा या बताया या सोचा जो भी था। जैसे मार्क्सवादी भी जैसे कहते हैं यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास के साथ काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें एक कल्पना है, इनको हम काल्पनिक विचारक कहते हैं कि जिसे सिर्फ कल्पना में हो सकती हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक कॉलोनी में भी अगर सभी लोगों को राइट दे दिया जाए कि तुम कुछ भी कर सकते हो और अपने अपने मन से विवेक से चल सकते हो, तो अपने विवेक से चलने पर मनुष्य आमतौर पर स्वार्थ के अधीन हो जाता है और उसे टकराव की स्थिति पैदा होती है कि एक के स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ से ज़रूर टकराएंगे। इसके लिए राज्य की ज़रूरत हो जाती है वहाँ पे। ऐसा राज्य के ढांचे की ज़रूरत होती है जो उन्हें कानून व्यवस्था में एक दायरे में ला सके, ताकि एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकारों से ना टकराएं और दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें। इसके लिए राज्य की और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की, दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सदैव कल्पना में नहीं रह सकते हैं। मनुष्य को जब शक्ति मिलती है, एक कोट है किसी विचारक का, मुझे विचारक का नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि मनुष्य को अगर शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति को अराजक कर देती है, और अगर बिना किसी निरंकुशता के वो शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो सदैव ही मनुष्य को भ्रष्ट करती है। तो शक्ति मनुष्य को सदैव भ्रष्ट करती है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए राज्य की आवश्यकता होती है ताकि वो उनको कानून के दायरे में लाए।
ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखी गई है, आप इसको एक बार पढ़ लोगे। ये इसलिए कि आप एक बार उसको नोट्स बना लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगी कि अगर आप इसको पढ़ लोगे तो लाइन टू लाइन आपको लिखने में याद हो सके। ठीक है, मूल बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि हमें राजनीतिक व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है, ताकि मनुष्य अराजकता स्थिति में ना जाए, एक दूसरे के अधिकारों का हनन ना करे। दो मनुष्य को दायरे में लाने के लिए राज्य की आवश्यकता है। राज्य और कानून नहीं होंगे तो ताकतवर लोग कमजोर लोगों को दबा देंगे और कमजोर लोग हमेशा भय में रहेंगे, है ना। तीसरा पॉइंट, हमने पहला ये जाना कि राज्य व्यवस्था है क्या। ठीक है, दूसरा हमने ये जान लिया कि राजनीतिक व्यवस्था की हमें आवश्यकता ही क्यों है। तीसरा पॉइंट, अब शासन, राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए शासन जो है, जैसे सरकार कह रहे हैं, उसके अंग क्या क्या है। तो शासन की या राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाले किसी संस्था के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका के कौन कौन से अंग हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत में जो विधायिका है उसे हम संसद कहते हैं, और अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो विधायिका है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी है लेकिन वहाँ की संसद को हम कांग्रेस कहते हैं। ऐसी अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी संसद का नाम अलग अलग होता है। भारत में विधायिका को संसद कह रहे हैं और जगहों पर की विधायिका को अलग अलग नाम है, जैसे यूएसए में कांग्रेस कह रहे हैं। ठीक है, भारत की विधायिका को संसद कहते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में जो आपको कल बताया था, सिलेबस में क्या था कि भारत की संविधान का अन्य संविधानों से तुलना, ये मेंस का पॉइंट था। हम साथ ही साथ लेके चल रहे हैं, जैसे कि भारत में विधायिका को हम संसद कह रहे हैं, तो अमेरिका में क्या कह रहे हैं, वैसे ब्रिटेन में क्या कह रहे हैं, सब जगह ही नॉर्मल हम कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं। इसलिए इस चीज़ की एक चैप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप कहोगे तो वो आ जाएगा। हम जैसे कि लिखित और अलिखित संविधान के बारे में भी पढ़ा कि यूएसए में लिखित है, यूके में अलिखित है ना। तो हम कंपैरिजन साथ ही साथ करते हुए चलते हैं। ठीक है, और राज्यों की विधायिका, भारत में केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी विधायिका होती है, तो उसे हमें विधानमंडल कह देते हैं। ठीक है, हमने विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं। विधायिका, भारत की विधायिका को संसद कहते हैं। राज्यों में जो विधायिका होती है उन्हें विधानमंडल या विधानसभा कहला देती है। देश की विधायिका के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतलब राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हम लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में हम डायरेक्ट हम चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष तरीके से, तब उसमें लोकसभा में आते हैं लोग। ठीक है, लेकिन जो हम जिनको लोकसभा में हम चुनते हैं वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कौन सी प्रणाली? एकल हस्तांतरणीय द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हम इस प्रणाली को पूरी तरह से पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसमें इलेक्शन होता है। उस प्रणाली के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्धारित तरीके से आते हैं। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं से आते हैं, लोकसभा से नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, लोकसभा से नहीं आते, राज्यों की विधायिकाओं से आते हैं। ठीक है, राज्यसभा में। दूसरा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है अगर उसका विश्वास बना रहा 5 साल तक तो। तीसरा पॉइंट, राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं और लोकसभा में 545 सीटें होती हैं। ठीक है, शुरुआत कहाँ से, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत की विधायिका को संसद कहते हैं। विधायिका के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा में चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, लोकसभा में चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। राज्यसभा में जो चुनाव होता है उस प्रणाली का नाम है एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और लोकसभा में जिस प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है उसे व्यस्त मतदान के आधार पर चुनाव होता है, मतलब कि आपका 18-21 साल वाला प्रॉपर सिस्टम होता है। ठीक है, व्यस्त मताधिकार वो कहलाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, मतलब उसके हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य दोबारा सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। और लोकसभा हर 5 साल तक चलती है, लेकिन जब तक 5 साल तक अगर उसका विश्वास बना रहा तो। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका 5 साल तक अगर विश्वास नहीं बना रहा तो वो बीच में भंग भी हो जाएगी, पर नॉर्मल उसका कार्यकाल 5 साल तक होता है। और उसमें लोकसभा में सदस्य 545 होते हैं, राज्यसभा में सदस्य 245 होते हैं। 245 में से 233 सीट राज्यों की होती हैं और 12 आपकी राष्ट्रपति द्वारा नामजद की जाती हैं, मतलब नामित की जाती हैं। 545 में से 530 आपके राज्य द्वारा चुने जाते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं, और 2 आपके एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि अब हटा दिए गए हैं। वीडियो बना रही है, में अंतर क्लियर हो गया। अब हमने 3 शासन के 3 अंग देखे थे, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग, विधायिका क्लियर हो चुकी है, कार्यपालिका पे आते हैं। हाँ, एक विधायिका की बात यह है,
अगर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अंतर आता है तो विधायिका कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको धरातल पर लागू करवाती है और न्यायपालिका विधायिका द्वारा मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानून का पुनरावलोकन करती है कि वह सही है या नहीं है, या फिर अगर जनता के कोई अधिकार का हनन होता है तो उसकी भी देखरेख करना न्यायपालिका का ही कार्य होता है। तीनों के कार्य समझ में आ गए। विधायक का कार्य ये होता है कि वह कानून बनाती है, कार्यपालिका का वह धरातल पर लागू करवाती है, तीसरा न्यायपालिका की वह उसकी देखरेख करती है। कार्यपालिका, कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका सिर्फ संसदीय शासन व्यवस्था में पाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि संसदीय और अध्यक्षात्मक क्या है। लेकिन अभी के लिए यही है कि कार्यपालिका के दो भाग जो है वास्तविक और नाम मात्र, ये संसदीय कार्यपालिका में ही, संसदीय शासन व्यवस्था में ही पाए जाते हैं। कार्यपालिका के एक और दो भाग होते हैं, अगर हम उसे कहें तो स्थायी और अस्थायी दो भागों में भी बांट सकते हैं, वो मैं भी बताती हूँ। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका में आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, नाम मात्र के सही समझ में आता है कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम का ही प्रधान होता है, बाकी उसको शक्ति कोई भी प्राप्त नहीं होती है। कार्यपालिका में वास्तविक जो प्रधान होता है वह प्रधान, संसदीय व्यवस्था में वह प्रधानमंत्री होता है। संसद, संघीय कार्यपालिका मतलब संघीय कार्यपालिका मान लीजिए, संसदीय मान लीजिए, संघीय मतलब केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए उसकी मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री के साथ उसकी मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके केंद्रीय मंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से की जाती है। शक्ति तो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, लेकिन वो शक्ति नाम मात्र की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, दोनों सदन के राज्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का अगर चुनाव बात किया जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। वास्तविक और अवास्तविक में ये भी आभास होना चाहिए कि वास्तविक का मतलब ये है कि जनता डायरेक्ट चुन रही है प्रधानमंत्री को, ना कि राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट चुनते हैं। हम अपने जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। तो यहाँ शक्ति अपने आप कम हो जाती है राष्ट्रपति को मिलने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट चुनाव उसका नहीं है, उसका इनडायरेक्ट चुनाव है या अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री को आप डायरेक्ट चुन रहे हो, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का प्राप्त नेता होता है। राष्ट्रपति का अगर चुनाव की बात करें तो उसके जो राज्यसभा का अगर हमने जो सदस्य का चुनाव देखा था वही सेम प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिस प्रणाली का नाम क्या है, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मत प्रणाली। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी सेम प्रोसेस से चुना जाता है, मतलब प्रणाली सेम ही होती है, एकल हस्तांतरणीय की। जो हम राष्ट्रपति कंप्लीट करेंगे तो इस प्रणाली को पूरा पढ़ेंगे कि इसमें कितने कितने वोट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं। पर इसमें भाग कौन कौन लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य। राज्यों में विधान परिषद भी होती है, लेकिन विधान परिषद राज्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति उनकी सलाह पर ही काम कर रहा है, इससे भी पता लग रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये एक परंपरा है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ये सब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। संघ के कार्यों के लिए इतना ठीक है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से मिलकर आपकी मंत्रिपरिषद बनती है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं और राज्य मंत्री अलग से भी होते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम आपने जान लिया कि न्यायपालिका का काम मूल रूप से ये है कि संविधान में जो भी कानून लिखे हुए हैं उनका पालन करवाना है, और जो कानून का पालन नहीं कर रहा है उन्हें दंडित करवाना है, और जो संसद ने कानून बनाया है उसको भी पुनरावलोकन करना है कि वह सही है, कहीं किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा 2014 में एनजेसी का कानून बना था संसद द्वारा, जिसमें ये था कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो संसद का वो कानून नल एंड वॉइड कर दिया था न्यायपालिका द्वारा, पुनरावलोकन द्वारा, कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब संसद कभी अपने अधिकारों से अधिक किसी का अधिकार का हनन ना करने लगे, इसका कार्य भी न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। शासन प्रणाली के विभिन्न प्रकार, अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, हमने ये देख लिया कि राजनीतिक व्यवस्था होती क्या है पहले तो। दूसरा, फिर हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा, हमने ये देखा कि शासन के अंग कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के प्रकार पढ़ लिए, कौन कौन से इनके प्रकार हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं।
है ना। अब चौथा पॉइंट आता है कि शासन प्रणालियों के प्रकार, कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रणालियां तो होंगी ना, उनके कौन कौन से प्रकार हैं और भारत में कौन कौन सी प्रणालियां अपनाई गई हैं और कौन कौन सी प्रणालियां क्यों नहीं अपनाई गई हैं, वो भी देखेंगे। अगर संख्या के आधार, तीन प्रकार से बांट सकते हैं हम शासन प्रणालियों को। पहला संख्या के आधार पर, दूसरा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, समझ गए होंगे ना, व्यवस्थापिका मतलब विधायिका की बात चल रही है यहाँ पे, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर। ये पहले वर्ड इसलिए पहले क्लियर किए गए, विधायिका और कार्यपालिका, ताकि अब आपको रिकॉल हो जाए कि विधायिका और कार्यपालिका होता क्या क्या है। तीसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर, मतलब दोनों की शक्तियों का विभाजन। हाँ, एक और पॉइंट था कि जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र तो होते हैं, स्वतंत्र हैं तीनों एक दूसरे से, लेकिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर। मतलब तीनों एक दूसरे की शक्तियों का हनन नहीं करेंगे, लेकिन तीनों एक दूसरे की शक्तियों के अधिकार क्षेत्र को इतना भी नहीं बढ़ने देंगे कि वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र का हनन कर ले। इसी को शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर तीन प्रकार के हैं। पहला राजतंत्र है, दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा प्रजातंत्र जिसे आप लोकतंत्र भी कहते हैं। राजतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला राज, दूसरा तंत्र, यानी राजा का शासन, जिसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन हो, उसे हम राजतंत्र कहते हैं। जब शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उसके भ्रष्ट होने का अधिक बहुत ज़्यादा समय बढ़ जाता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो ही जाएगा। राजतंत्र में तय है कि व्यक्ति भ्रष्ट होगा, क्योंकि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए राजतंत्र भारत में नहीं है। राजतंत्र पहले हुआ करते, जैसे किसी राजा का शासन है, उसे हम राजतंत्र कह रहे हैं। कुलीन तंत्र, कुलीन यानी मतलब कुछ लोगों के ग्रुप, उनका शासन। लोगों के ग्रुप्स मतलब कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम किसी व्यक्ति को अगर छूट दे दें तो हर किसी के स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ से टकराएंगे, तो वो आपस में चार पांच लोग अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है कि जनता के अधिकारों का या उनके दायित्व, उनकी किसी चीज़ का हनन कर लें। इसलिए कुलीन तंत्र भी अच्छा नहीं है। कुलीन तंत्र मतलब कुछ लोगों का शासन, राजतंत्र मतलब किसी एक व्यक्ति का शासन। प्रजातंत्र, प्रजा यानी जनता, लोक माने भी जनता, मतलब जहाँ पे जनता का ही शासन हो उसे हम लोकतंत्र कह रहे हैं। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र राजतंत्र से बेहतर कैसे है? एक व्यक्ति का शासन होगा तो भी वह जनता का हनन कर, जनता का शोषण करेगा। कुलीन तंत्र होगा, हो सकता है कुछ लोग मिलकर जनता का शोषण कर लें, लेकिन जब जनता का ही शासन होगा तो जनता का शोषण तो होगा ही नहीं। इसीलिए लोकतंत्र अभी के समय में सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया है लोकतंत्र। तो पहले लोकतंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र की सबसे जो प्रचलित परिभाषा है वो अब राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी, कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी जिस शासन में जनता ही केंद्र भूमिका हो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि जनता का शासन। तो कभी भी लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का वर्ड आता है तो वहाँ अब्राहम लिंकन की परिभाषा ज़रूर आती है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। वैसे लोकतंत्र को इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनाता है। डेमोक्रेसी एक यूनानी वर्ड है ना, दो यूनानी वर्ड जैसे डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, मतलब लोगों का शासन। और लोकतंत्र आधुनिक काल में सबसे उत्तम प्रक्रिया लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र के प्रकार देख लेते हैं। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नाम से पता लग रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जिसमें जनता सीधे भाग ले रही है उसे हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष। जिसमें जनता अप्रत्यक्ष मतलब पीछे से भाग ले रही है, मतलब पीछे से कैसे लेगी, अपने प्रतिनिधियों द्वारा लेगी। जनता पहले अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, वो प्रतिनिधि किसी और को चुनेंगे, तब उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह रहे हैं, है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इतना हम सफल कह नहीं सकते, क्योंकि आज के समय में जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र थोड़ा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि उसमें प्रक्रिया बहुत लंबा समय ले लेती है एक प्रक्रिया पूरा करने के लिए। इसीलिए वर्तमान में जो लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र की वैसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी देश की समस्त जनता सीधे तौर पर राजकार्य में भाग लेती है। जैसे कि अगर कोई संसद में कोई बिल पास होना है, जैसे नारी वंदन विधेयक है, संसद में पारित होना है, तो संसद के वो जो लोग बैठे हुए हैं, जो प्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हैं, वो उसको पारित नहीं करेंगे। जनता द्वारा उस पर वोटिंग करवाई जाएगी कि वो पारित होगा कि नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे लोकतंत्र। अब आप ये देखिए कि अगर हम कोई इलेक्शन भी करते हैं तो इलेक्शन में कितना खर्चा आता है, तो एक सत्र में कितने सारे बिल पारित होते हैं। अगर सभी बिलों पर जनता द्वारा वोटिंग करवाई जाए तो खर्चा कितना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत जैसे देश में कारगर नहीं हो सकता।
ये प्राचीन समय में अगर बात करें तो प्राचीन समय में यूनान में चलता था, और वर्तमान समय में अगर देशों में बात करें तो स्विट्जरलैंड में चलता है। स्विट्जरलैंड में कहने के लिए एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड दे देते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र द्वारा हों, क्योंकि वहाँ भी एक जनसंख्या की लिमिट है ना। वहाँ कम से कम शायद 10 से 12 लाख जनसंख्या है, और 10 से 12 लाख जनसंख्या से आप हर चौथे दिन पे वोटिंग नहीं करवा सकते हो। तो वहाँ मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, फिर मेन मेन बिल जो होते हैं उन पे ही वोटिंग होती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिसमें सीधे जनता राज कार्य में भाग ले रही है, राज्य के किसी भी कार्य में, किसी भी बिल में, किसी भी नियम अधिनियम में, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह रहे हैं। मतलब सीधा फैसला जनता के हाथ में है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, सब कुछ भी कह लो, बात एक ही है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता राज्य के कार्यों में सीधा भाग नहीं लेती, बल्कि अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को राज कार्य चलाने के लिए सौंप देती है। जैसे कि हमने अपने क्षेत्र से एमपी एमएलए जो चुन के भेजते हैं, जो संसद में बैठे हैं, वो बिल बनाएंगे क्योंकि हमने उन्हें चुना है, तो उनको ये दायित्व है कि वो हमारे अनुसार बिल बनाए। ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस शासन व्यवस्था और कानून निर्धारण में जनता का कोई योगदान नहीं होता है सीधे। आधुनिक विश्व में ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष व्यवस्था ही अपनाई जाती है। ये हो गया हमारा संख्या के आधार पर राजतंत्र समझ में आया, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का शासन है, वो राजतंत्र यानी राजा का शासन। कुलीन तंत्र जहाँ कुछ 4 5 10 लोग मिलके शासन कर रहे हैं, जैसा कि अगर मध्यकाल में पढ़ोगे तो बहुत है शासन काल आए जिसमें अमीरों का शासन था, तो वो कुलीन तंत्र कह देते हैं ना उसे वहाँ पे हम, क्योंकि वो अमीरों का शासन था। वहाँ राजा को कठपुतली राजा बना दिया गया था, और कुछ अमीर मिलके ही राजा का चुनाव कर रहे थे, जबकि राजा निर्णय किन के आधार पर ले रहा था, उन अमीरों के आधार पर ले रहा था। उसे हम कुलीन तंत्र कह रहे हैं, मतलब कुछ गुट के हाथ में अगर सत्ता सौंप दी जाए तो उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र जिसमें लोगों के हाथ में शासन हो। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध के आधार पर, मतलब विधायिका और कार्यपालिका के मध्य कैसा संबंध रहेगा उसके आधार पर दो प्रकार की है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, आदेशात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ कोष्टक में घनिष्ठ और स्वतंत्र, मतलब जहाँ विधायिका और कार्यपालिका का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है वहाँ संसदात्मक है, जहाँ वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, उन्हें एक दूसरे से लेना देना ही नहीं, कोई कुछ भी काम करे तो वो उसको आदेशात्मक शासन व्यवस्था कह देते हैं। भारत में जो अपनाई गई है वो है संसदात्मक। वो क्यों अपनाई गई है, क्योंकि जब ब्रिटेन का भारत पर शासन था उस टाइम पे ब्रिटेन से जो प्रचलित व्यवस्था थी वो संसदात्मक थी, वही उन्होंने यहाँ पे भी अप्लाई करी थी सेम। तो अगर हम उनसे आज़ाद होने के बाद एक नई व्यवस्था में जाते और वो काम ना करती, तो भारत का एक देश के रूप में सफल ना होने का बहुत बड़ा चांस हो जाता, और फिर से भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाता। इसीलिए हम कोई नई प्रणाली का उपयोग करने से पहले संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि जो पहले से चला आ रहा है उसे वैसा ही चलने दो। कुछ नया लोगे, अगर वो खराब निकला तो देश बहुत हिस्सों में टूट जाएगा, क्योंकि पहले ही भारत एक विभाजन झेल रहा था पाकिस्तान से। इसीलिए उन्होंने कोई नई प्रयोग करने की बजाय जो प्राचीन व्यवस्था थी उसी को वैसे का वैसा अपना लिया, क्योंकि लोग उससे उपयोग करते करते लोगों को भी आदत हो गई थी कि एक हाँ संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है, देख लिया था, चल रही थी ठीक तरीके से, इसीलिए उन्होंने कोई उपयोग प्रयोग नहीं करना ठीक समझा। संसदात्मक शासन व्यवस्था, आप अगर अनुच्छेद की बात करो तो संविधान में अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 केंद्र के संबंध में, और अगर हम राज्यों के संबंध में बात करें तो 163 और 164 दो अनुच्छेद हैं जो कि राज्यों में संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। ये हम पढ़ेंगे पहले दोनों में क्या क्या लिखा गया है, पर पहले ये जान लेते हैं प्रणाली है ही क्या। ठीक है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली से नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे संसद की केंद्र भूमिका है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आपने कार्यपालिका पढ़ी थी, कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये दोनों विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे, मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी थे। क्यों थे? प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री जब उस दल का प्राप्त नेता है तो उसके विश्वास पे ही काम करेगा। लोकसभा 5 साल तक काम कर रही है जब तक उसको विश्वास प्राप्त है। जब उसका विश्वास अगर बीच में खत्म हो गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो वो वहीं की वहीं भंग हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का ये दायित्व है कि वे उसके प्रति उत्तरदायी रहें। तो यहाँ संसदीय प्रणाली का ये मेन पॉइंट है कि इसमें जो कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि कार्यपालिका में कौन आ रहा है? वास्तविक कार्यपालिका में आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो दोनों सदस्य ही विधायिका के ही हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के।
जब उनके सदस्य हैं, लोकसभा का सदस्य ही होता है प्रधानमंत्री, ये डेफिनेट है, लेकिन मंत्रिपरिषद दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। और कार्यपालिका की पॉइंट समझ में आया क्या था? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय प्रणाली में। क्यों उत्तरदायी है? क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वह विधायिका के ही सदस्य होते हैं और उसके बहुमत दल प्राप्त दल के नेता होते हैं। जब तक उनका वहाँ विश्वास बना रहेगा तब तक सरकार बनी रहेगी। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित हो जाते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया मतलब राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति होते हैं। एक दूसरे से परस्पर संबंधित तो हैं, लेकिन जो राज्य का मुखिया मतलब राष्ट्र का मुखिया कह रहे हैं वो राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कोई बहुमत दल प्राप्त का नेता नहीं है, बहुमत दल का नेता नहीं है, उसको किसी दल ने नहीं बनाया है, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर बना है जिसमें सभी दलों की वोटिंग हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ एक दल से संबंधित है, लेकिन ये एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति के सिर्फ नाम पर कार्य होते हैं, लेकिन जो निर्णय लेता है वो प्रधानमंत्री ही लेता है, लेकिन जो हस्ताक्षर हैं वो मेन काम करते हैं राष्ट्रपति के। सिर्फ एक साइन करने के लिए रह जाता है, लेकिन काम सारे के सारे प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। क्या क्या है? पहली, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ना। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि राज्य का मुखिया तो राष्ट्रपति है, लेकिन अगर सरकार के मुखिया की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति नाम मात्र का रहता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका रहती है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान रहता है, सर्वोच्च प्रधान प्रधानमंत्री रहता है, ठीक है। और जो राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान रहता है वो राष्ट्रपति रहता है। संसदीय प्रणाली में देश की शासन व्यवस्था का मतलब शासन चलाने का कार्य प्रधानमंत्री का है, लेकिन राष्ट्र का जो सर्वोच्च प्रधान की बात की जाएगी तो वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था का असली जो भागडोर होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है। और अगला पॉइंट है कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल। कार्यपालिका इसमें अनिश्चित काल के लिए होती है, जैसे कि लोकसभा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का जब तक उसमें बहुमत प्राप्त है तब तक ही वो उसमें कार्यपालिका में काम कर रहा है। जब बहुमत खत्म तो प्रधानमंत्री भी खत्म। अनुच्छेद 74 और 75 हमने केंद्र में बात करी थी कि संसदीय व्यवस्था के बारे में, संसदात्मक व्यवस्था के बारे में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 बात करते हैं। तो अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। उसकी सहायता और सुझाव के लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 भाग 1 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त रहेगा। ये समझ में आया? अध्यक्षात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या क्या था? नॉर्मल था, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है, एक मुख्य मतलब दोहरी कार्यपालिका है, नाम मात्र की भी और वास्तविक। यहाँ पे ना एक दोहरी कार्यपालिका और लिख लेना कि भारत की संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब ये है संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका काम करती है, ठीक है। और ये हो गया कि अनिश्चित कार्यकाल होता है और देश का प्रधान अलग होता है, राष्ट्र का प्रधान अलग होता है और शासन व्यवस्था का प्रधान अलग होता है। अधिशात्मक शासन प्रणाली, इसमें अगर अंतर की बात कर दिया तो सेम लाइन को हम उल्ट पुल्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैसे? इसमें अनिश्चित कार्यकाल, कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन इसमें कार्यपालिका कोई अनिश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कार्यपालिका में इसमें पहली बात तो दो कार्यपालिका होती ही नहीं है, दोहरी कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इसको अपनाया गया है यूएसए में। हमने कौन सी अपनाई है? संसदात्मक। यूएस में आप देखते होंगे कोई प्रधानमंत्री नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोहरी कार्यपालिका नहीं है, वहाँ पे एकल कार्यपालिका है। वहाँ पे जो प्रमुख है देश का, शासन प्रणाली का, सब चीज़ का प्रमुख एक राष्ट्रपति होता है बस, है ना। और उसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। क्यों उत्तरदायी नहीं होती? क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधान संसद का सदस्य नहीं है। वहाँ की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं है, उसका चुनाव अलग होता है 4 साल के लिए, और वो पूरा 4 साल के लिए होता है, उससे पहले उसको नहीं हटाया जा सकता। तो वहाँ की जो कार्यपालिका होती है वो निश्चित कार्यकाल की होती है। कार्यपालिका से, आदेशात्मक में कार्यपालिका से सीधा सीधा मतलब राष्ट्रपति होता है, ठीक है। हमारे यहाँ कार्यपालिका में दो मतलब है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। उनका कार्यकाल निश्चित है 4 साल के लिए। हर देश में अलग अलग है आदेशात्मक का, लेकिन हम यूएस के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ 4 साल के लिए काम होता है ना। और वो निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया सब एक ही व्यक्ति होते हैं।
और वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका का चुनाव अलग है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव अलग हो रहा है, और वहाँ की कांग्रेस का चुनाव अलग होता है। कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, राष्ट्रपति को कोई लेना देना नहीं होता। राष्ट्रपति हाँ वहाँ अपनी सहायता के लिए मंत्रिमंडल का चयन करता है, लेकिन जैसे यहाँ प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल का चयन करता है अपनी सुविधा के अनुसार, वह राष्ट्रपति करता है, और वह राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, अधिशात्मक शासन प्रणाली में प्राय राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष सरकार का कार्यपालिका का अध्यक्ष ही होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति है। सेम चीज़ उल्टी उल्टी, यहाँ से एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं संसदीय में, उसमें नहीं है। इसमें राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, उसमें राज्य और सरकार दोनों का ही प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसमें दोहरी कार्यपालिका है, उसमें एकल कार्यपालिका है। संसद में एक दोहरी है, उसमें एकल है। और इसमें प्रधानमंत्री सर्वोच्च शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान है, और वहाँ पे राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति है, और देश की भागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में, वहाँ देश की भागडोर सीधा सीधा राष्ट्रपति के हाथ में है। यहाँ कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है। यूएसए में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल है 4 साल का। एक और वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जैसे हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता वोटिंग करती है राष्ट्रपति के लिए, जैसे हम अपने प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग करते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था, अब दूसरा देखते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर, संख्या के आधार पर देख लिया, राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र। व्यवस्थापिका के कार्य, हाँ यहाँ स्वतंत्र देखा ना, ये कोष्टक में जो लिखा हुआ था ये इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। और संस्थात्मक में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य ही व्यवस्थापिका से आ रहे हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर, अगर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां जो होती हैं वो किस आधार पर विभाजित हैं, उसके लिए दो शासन प्रणाली है। पहली है एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था के नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें शासन सिर्फ एक सत्ता के हाथ में, केंद्र और राज्य की बात जब चल रही है तो केंद्र सर्वोपरि है अगर, तो वो एकात्मक है, मतलब केंद्रीयकरण किया गया है, केंद्र का एकीकरण किया गया है, मतलब सारी शक्ति सिर्फ केंद्र को ही सौंप दी गई है, तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, मतलब राज्य और केंद्र दोनों को जब सत्ता से सौंप दी जाए, शक्तियां बंटवारा कर दिया जाए, तो इस संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। पूरा डिटेल में भी देख लेते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था, शासन भारत की अगर बात की जाए तो भारत दोनों का मिला जुला रूप होता है। भारत, इसमें भारत ने लोकतंत्र अपनाया है संख्या के आधार पर। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर भारत ने संसदात्मक अपनाया है। पूरा क्लियर है, यहाँ लोकतंत्र क्लियर है, ये संसदात्मक क्लियर है, लेकिन यहाँ पर संघात्मक और एकात्मक में भारत ने दोनों का मिला जुला रूप लिया है, तो मिश्रण कह देते हैं। भारत मिश्रित व्यवस्था है इस आधार पर, शासन के आधार पर। एकात्मक शासन प्रणाली में जिसके अंदर के शासन की संपूर्ण सत्ता या शक्ति संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान देता है इसीलिए संविधान के अनुसार केंद्र में निहित है। जितनी भी नियम कानून है वो सब संविधान में लिख दिए जाते हैं। तो जब संविधान ही केंद्र को शक्ति सौंप रहा है तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कह रहे हैं। शासन की अन्य इकाइयां, मतलब जैसे स्थानीय सरकार, जैसे पंचायत, नगर पालिका, राज्य की शक्तियां, इनको कुछ भी नहीं मिला है। अपने और शक्तियां सब, अपने अधिकार और शक्तियां सब केंद्र से जब प्राप्त करें तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जब भारत में आपातकाल लग जाता है तो भारत एकात्मक शासन का स्वरूप धारण कर लेता है। उसमें किसी भी स्थानीय सरकार, राज्य सरकार के पास कोई भी शक्ति नहीं बचती है कुछ भी करने की। वहाँ सिर्फ केंद्र ही सबसे शक्तिशाली होता है। केंद्र चाहे तो किसी राज्य की सरकार को हटा दे, केंद्र चाहे तो किसी राज्य में कोई सा भी नियम पारित कर दे आपातकाल के समय। इन इकाइयों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इन्हें संविधान द्वारा कोई मौलिक और स्वतंत्र शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार सर्वोच्च, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने पूरा पूरा नहीं अपनाया है। हमारे संविधान में लिखा गया है केंद्र का भी अलग और राज्य के लिए भी अलग शक्तियाँ लिखी गई हैं, इसलिए हमने पूरा पूरा किसी को नहीं अपना लिया है। एकात्मक में हमने सिर्फ यहाँ तक देखा है जब आपातकाल है तब हम एकात्मक हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों का मिला जुला रूप है। संघात्मक भी देखेंगे कि हम पूर्णतः संघात्मक क्यों नहीं है ना संघ। और इसमें एकात्मक में अगर क्या बात है, वहाँ संविधान में नहीं लिखा होता है कि राज्य की शक्ति भी नहीं लिखी ना स्थानीय सरकार की शक्ति लिखी है, वहाँ सिर्फ केंद्र केंद्र की शक्ति लिखी है, और बाकी सब केंद्र पे छोड़ दिया कि तुम्हें राज्य को जितना देना हो उतना दो, तुम्हें स्थानीय सरकार को जितना शक्ति देना हो दो, नहीं देना हो बिल्कुल मत दो।
संक्षेप में एकात्मक व्यवस्था के अंदर स्थानीय सहकारी केंद्रीय सरकार की अंग मात्र होता है, मतलब स्थानीय और सहकारी केंद्र सरकार के सिर्फ अंग है। फिर शासन को जो कुछ कार्य करती है वो सिर्फ केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करती है, कि जितना एजेंट को काम दे दिया उतना एजेंट काम करेगा। ये व्यवस्था कहाँ कहाँ अपनाई गई है? ये नेपाल में, जापान में, बांग्लादेश में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। यहाँ सब जगह केंद्र ही हावी है। यहाँ राज्य को कोई शक्ति नहीं प्रदान, कि राज्य कुछ नहीं कर सकता अपने अनुसार। अगर केंद्र उसे कहेगा कि तुम ये बिल पारित कर दो, तुम ये बिल पारित करेंगे, तुम्हें शिक्षा का अधिकार दे दिया, राज्य को शिक्षा दे दी कि तुम शिक्षा तुम्हारा दायित्व संभालना, तो वो संभाल लेगी। अगर केंद्र ने कही तुम्हारा दायित्व नहीं है तो वो नहीं संभालेगी। ये व्यवस्था कहाँ कहाँ है एकात्मक? ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में, बांग्लादेश में और नेपाल में। भारत में ये क्यों नहीं है? अगर हम संघात्मक शासन, पहले भारत की बात करें, भारत में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान में पूर्णतः वर्णित है भारत में कि अगर संघ सूची की कोई बात है तो वो संघ सूची के जो विषय आएंगे उन पर निर्माण, उन पर कानून का निर्माण सिर्फ केंद्र सरकार ही करेगी। अगर समवर्ती सूची की बात, सॉरी, राज्य सूची की बात आएगी तो उस पर कानून का निर्माण सिर्फ और सिर्फ राज्य ही करेगी। अगर समवर्ती सूची की बात आएगी तो उस पर निर्माण दोनों कर सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में मतभेद होता है, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा की नीति आई, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा पॉलिसी आई, उस पर किसी तमिलनाडु राज्य ने कोई नियम बना दिया और भारत सरकार ने भी कोई नियम बना दिया, अगर दोनों में कुछ मतभेद हो जाते हैं तब केंद्र का मान्य होता है, राज्य का मान्य नहीं होता है। एक चौथी भी सूची है हमारे यहाँ, जिसे अपशिष्ट सूची कहते हैं। वो इसलिए रखी गई है कि भविष्य में कोई ऐसा विषय आ जाए जिसको बारे में हमने सोचा नहीं है आज, लेकिन कभी कोई विषय, नया विषय निकल जाए तो उस पर शक्ति बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है। उस पर शक्ति राज्य, उस पर जो कानून है वो राज्य नहीं बना सकता। उसे अपशिष्ट सूची कहते हैं। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची सब संविधान में निर्मित है तो हम एकात्मक हो ही नहीं सकते पूर्णतः, क्योंकि इसके में तो ये होना चाहिए कि संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य को कोई शक्ति ही नहीं है, ना स्थानीय सरकार को कोई शक्ति है, लेकिन हमने संविधान में बांटा है ना। अगर हम संघात्मक की बात, एकात्मक की, इसमें इसमें भी एकात्मक की बात करें, अगर आपातकाल की बात आ जाती है तो बहुत सारे ऐसे राज्य सूची के विषय हैं जिनको सीधा सीधा केंद्र अपने पास रख लेती है, तो वो एक तरीके से एकात्मक प्रक्रिया हो जाती है। संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण देखा। अब संघात्मक देखते हैं। संघात्मक में पता है क्या होता है? संघात्मक का मतलब ये है कि जो राज्य हैं वो केंद्र से एक समझौता करते हैं, जैसा कि यूएसए में हुआ है। तो राज्यों ने मिलकर आपस में समझौता कर लिया कि ठीक है, हम एक फेडरेशन, एक हम यूनियन बना लेते, अपना एक फेडरेशन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं और फिर देश की तरह चलेंगे। लेकिन भारत किसी तरह से संधि या समझौते का परिणाम नहीं था। भारत में किसी भी राज्य ने एक दूसरे के साथ समझौता करके नहीं हुआ था कि ठीक है अब हम भारत बना लेते हैं। जैसे यूएसए में बहुत सारे राज्यों ने मिलकर आपस में बोल दिया चलो यूएसए बना लेते हैं, ऐसा भारत में नहीं हुआ है। भारत में कोई भी राज्य संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। हमने आपस में मिलकर कोई निर्णय नहीं लिया है भारत बनाने का, भारत पहले से ही निर्मित था। इसीलिए हम संघात्मक नहीं है पूर्णतः। भारत इसलिए है ना कि हम दो राज्य अधिक मिलकर एक शब्द सरकार की स्थापना करते हैं, साथ ही अपने आंतरिक क्षेत्र के, हाँ, जब संघात्मक होता है ना तो संघात्मक में राज्य इतना पावरफुल हो जाता है कि वो केंद्र को शक्तियां बांटता है। लेकिन भारत में केंद्र राज्य को शक्ति बांटती है ना। यूएसए में राज्य इतने ताकतवर हैं कि केंद्र किसी राज्य का आपस में दो भागों में नहीं बांट सकती, राज्य की इच्छा के अनुसार वो बिल पारित नहीं कर सकती। लेकिन भारत में इसका उल्टा है। भारत में 3 सूचियां हैं, सब अपनी अपनी सूची पे विषय बनाओ, लेकिन केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य का बंटवारा कर सकती है, दो भागों में बांट सकती है, दो राज्यों को आपस में मिला भी सकती है और बाहर से किसी भी राज्य को भारत में भी मिला सकती है बिना किसी राज्य की अनुमति के। इसीलिए भारत पूर्णतः संघात्मक भी नहीं है। एक बार संघात्मक को प्रॉपर पढ़ लेते हैं कि संघात्मक है क्या। संघात्मक शासन प्रणाली, जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अपने लिए एक शब्द सरकार की स्थापना कर लें, मतलब कि दो लोग मिलकर, दो राज्य मिल गए और बोलते हैं कि चलो सरकार बनाते हैं, और साथ ही अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र भी रहते हैं, मतलब इतने स्वतंत्र हैं कि वो सरकार की बातें नहीं मानेंगे, तो शासन का स्वतंत्र स्वरूप संघात्मक कहलाता है। संघात्मक शासन प्रणाली में विभिन्न राज्य एक साथ सरकार की स्थापना करते हैं। संघ की सभी कार्य आंतरिक क्षेत्र स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनके सारे कार्य स्वतंत्र हैं। भारत में विदेश नीति में राज्य कभी हिस्सा नहीं लेते, लेकिन यूएसए में राज्य, जब कोई विदेश नीति की बात आती है तो राज्य वहाँ बहुत ताकतवर है इस मामले में। संघात्मक शासन शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। अंग्रेजी भाषा में इसे फेडरेशन कह देते हैं। जैसे फेडरेशन का मतलब अगर हिंदी में देखें तो संधि या समझौता होता है। ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ अपनाई गई है? भारत लिखा हुआ है लेकिन भारत में ये प्रक्रिया नहीं है।
अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि अधिक से अधिक राज्यों में संघात्मक शासन प्रणाली है। मतलब यहाँ राज्य को अब इतना तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट यूएसए में ही है सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर और राज्य की बात करें, हाँ वह राज्य ताकतवर है लेकिन इतने ताकतवर नहीं जितने यूएसए में ताकतवर है, कि राज्य को आपस में बांट ही नहीं सकते हैं, केंद्र ताकतवर है। तो संघात्मक का सबसे ज़्यादा जो घोर रूप देखा जाता है वो अमेरिका में ही देखा जाता है, बाकी और कहीं इतना रूप नहीं मिलता है, इतना कठिन रूप। ठीक है, ये आज का चैप्टर खत्म। हमने राज्य व्यवस्था देख ली। राज्य व्यवस्था क्या होती है कल से स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना के साथ।